आप सभी का वेलकम है सिटी क्लासेस में। मेरा नाम है हर्ष भटनागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स, नेचर्स, फंक्शंस, बहुत चीजों के बारे में डिस्कशन किया। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट दिया है 12th क्लास में, बहुत ही शॉर्ट नेचर का दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। पर ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके आने वाले फ्यूचर में बैचलर्स में, मास्टर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है और डे टू डे लाइफ में तो रखता ही है। कोऑर्डिनेशन की मीनिंग पे डिस्कशन करने से पहले एक बार हम याद करते हैं, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया था। अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट में कार्य कैसे करा जाता है, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग। हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है उन प्लान्स के लिए। देन ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे फंक्शंस थे। क्या इन पांचों फंक्शन से काम हो जाएगा? नहीं। इन 5 के अलावा एक 6th सेपरेट फंक्शन जो इस प्रोसेस में तो नहीं रखा गया है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। चलिए समझते हैं कैसे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग करते समय बहुत कुछ प्लान किया कि कैसे कैसे वर्क करेंगे, क्या टारगेट होगा, उसके लिए प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। क्या उतने से काम हो जाएगा? हमें उसके बाद उनके लिए स्टाफ चाहिए, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जिससे वो वर्क हो पाएगा, तो हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। पर क्या स्टाफ रखना ही काफी है? नहीं। हमें वहां पर उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनको गाइड करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, डे टू डे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्शन की नीड आ जाती है। डायरेक्टिंग करना काफी है? नहीं। अब उनको हर दिन जब मैं डायरेक्शन दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद मैं वो ये भी तो सोचूंगा कि वो जो वर्क था मेरा वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो जो मेरा प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। पर इन पांचों फंक्शन को आपस में मिलाता कौन है? इन पांचों फंक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करता कौन है? ये करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये काम हो पाता है। कोऑर्डिनेशन ही इन सबको क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, मिलने में हेल्प करता है। जैसे ये फंक्शंस में जरूरी है, वैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया था, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल आता था। टॉप लेवल वाले पूरी कंपनी के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं मिडिल वाले। उन मिडिल मिडिल वाले उनकी बात को सही से समझते हैं और उसके बाद वो आगे उसको ट्रांसफर करते हैं लोअर लेवल वालों को, और लोअर लेवल वाले उसको ट्रांसफर करते हैं वर्क फोर्स को, उनसे काम कराते हैं। क्या इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है? अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, तालमेल ना हो, सिंक्रोनाइज ना हो सारी एक्टिविटीज, तो क्या ये काम कर पाएंगे? नहीं। तो मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे 5 फंक्शंस हैं, इन 5 फंक्शंस के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो 6 नंबर पे डाला गया है, वो है कोऑर्डिनेशन। इसको 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैनेजमेंट इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालमेल ही नहीं होगा अगर अलग अलग एक्टिविटीज में, पर्सन्स में, वर्क फोर्स में, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप में, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हो जाता है तालमेल, या फिर सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पूरी प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करनी पड़ती है डेलिब्रेटली, जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाएगा। जानबूझकर हमें लोगों को मिलाना पड़ेगा, एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनका मेंटल रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, उनके एक दूसरे के प्रति सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक डेलिब्रेट फंक्शन भी है, जानबूझकर डाला जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना मैनेजमेंट के गोल्स पूरे नहीं हो सकते। तो इसको हर जगह पर देखा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, और इवन हर एक एक्टिविटीज़ में, इवन हर एक वर्कर में या वर्कर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके मीनिंग के ऊपर।
जैसे कि आपको दिख रहा है, लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है जिससे हम जितनी भी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनको सिंक्रोनाइज करते हैं, उनमें तालमेल बिठाते हैं। अब वो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसका काम है सामान को प्रोड्यूस करना, पर क्या वो अपने आप प्रोड्यूस कर लेगा? जब वो परचेज डिपार्टमेंट से बातचीत करके उसके सारे गुड्स, उसके क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को, स्टैंडर्ड्स को चेक कर पाएगा, उस परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर ने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया, उससे डिस्कस करेगा, उसकी जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, प्लस है, नेगेटिव, मेरिट, डीमेरिट जो भी है उन पर डिस्कशन करेगा, मटेरियल के बारे में भी और उनके ग्रुप ऑफ पर्संस के बारे में भी, तभी वो आगे उन प्रोसेस को पूरा कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। एक परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर का अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से डिस्कशन होना जरूरी है। तो उसके लिए उनमें तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सिंक्रोनाइज करते हैं सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो पाए। इसे आगे क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड है, मतलब धागा है, जरिया है, जिससे सारी एक्टिविटीज आपस में लिंक होती हैं और उसी की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू कर पाती है, एग्जिस्ट कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है और सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो पाते हैं। अगर दो इंसान की आपस में नहीं बनेगी मैनेजमेंट के अंदर और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं या वो सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरा होने में प्रॉब्लम्स आएगी। कोई भी काम सिस्टमैटिकली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली नहीं होगा। बहुत सारी चीजों का वेस्टेज भी हो सकता है, वो ईगो की वजह से भी हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से भी हो सकता है, इसलिए उनके बीच में जानबूझकर कोऑर्डिनेशन को डाला जाता है। चलिए आगे आते हैं। इसमें देखो लिखा है लास्ट में, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन। हर मैनेजमेंट फंक्शन में जरूरी होता है, बेसिक सी बात। अगर हम इसके आगे आए तो क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स। हर लेवल पे जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन की नीड हर लेवल पर होती है, हर मैनेजमेंट लेवल पर होती है, टॉप वालों में भी, मिडिल वालों में भी, लोअर वालों में भी, इनके अंदर भी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या फिर बोले चेयरमैन ऑफ द कंपनी सीईओ से डिस्कशन ही नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, और उनमें डिस्कशन ना होना मतलब बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होना, इसलिए कोऑर्डिनेशन वहां भी जरूरी है। अगर मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनाइजिंग में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और अगर सुपरवाइजर लेवल पर दो सुपरवाइजर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दो फोरमैन अपने आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दो सुपरिटेंडेंट आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो वर्क खराब होगा, प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर भी पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। हर कोई इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, उनको पहले साथ लेके आना पड़ेगा, इंटीग्रेट, मिलाना पड़ेगा। तो ये सब किसके वजह से हो पाएगा? कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाएगा। तो यही पहला फीचर कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन सब लोगों को मिलाता है, इंटीग्रेट कराता है, ताकि ग्रुप के थ्रू या ग्रुप बनकर हम कोई एक्टिविटी कर पाए। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन की वजह से यूनिटी ऑफ एक्शन अप्लाई हो पाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन हो पाता है। जब मैं सबको साथ लेके आऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तभी तो मैं एक रास्ता दिखा पाऊंगा उनको, एक कार्य के लिए यूनाइट कर पाऊंगा। तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक पाथ दिखाना, एक रास्ता दिखाना। और वो कब कर पाऊंगा? जब उनको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी कि कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को मिलाते हैं, क्योंकि लोग डाइवर्स जगह से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, फिर उनको एक रास्ते पे लेके चलना इज यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि ग्रुप गोल अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, टारगेट अचीव हो। तो कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन भी अप्लाई करता है। चलिए आ जाते हैं, इसके बाद है हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार फॉलो होने वाली। क्या हर दिन हमें आके कोऑर्डिनेट नहीं करना है, हर दिन आके हमें उनसे तालमेल बिठाना है, सिंक्रोनाइज करना है एक्टिविटीज को, हर दिन उनसे बातचीत करने, कम्युनिकेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर दिन फॉलो होगा और
हर एक्टिविटी में फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोऑर्डिनेट करा और छोड़ दिया, तालमेल रोज करना पड़ेगा, तभी तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो पाएंगे। तो ये लगातार फॉलो होने वाली प्रोसेस है। देन फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन आपको पता है मैनेजमेंट को भी कहते हैं, यूनिवर्सल। सेम विद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह पाई जाएगी, चाहे वो बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो या हमारा स्मॉल बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। इवन हमारी फैमिलीज में हम सब कोऑर्डिनेट करके सारे वर्क करते हैं। तो मतलब बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा। तालमेल, वो सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज का हर जगह फॉलो होगा ताकि कोई ना कोई गोल पूरा हो पाए। अब नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, उसका गोल कुछ और हो सकता है, बट बिजनेस में तो प्रॉफिट ही है। तो कहने का मतलब है चाहे आपका गोल कुछ भी हो, आपको बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना पड़ेगा, वर्कर्स के बीच में, लोगों के बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, तब जाकर ही आप कोई वर्क कर पाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि भाई उसे कोऑर्डिनेशन करवाना है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक कंपनी में 10 लोगों की टीम बनाई गई, इंजीनियर्स की मान लेते हैं। उन 10 इंजीनियर्स को रिक्रूट करा गया, सेलेक्ट करा गया, रखा गया काम पे, और उनका एक टीम लीडर है, एक हेड है। वो 10 के 10 लोग उस 11वें बंदे को क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे। अब वो 10 लोगों को साथ लेके चलना है। वो किसकी जिम्मेदारी है, उस टीम लीडर की जिम्मेदारी है कि भाई इनको मुझे कोऑर्डिनेट करके चलना है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग कॉलेजेस से आया है, फ्रेश ग्रेजुएट है। तो माइंड में सिर्फ इनकम कमाने का मोटिव रहेगा इनके माइंड में कि बस सैलरी आ जाए, पैसा कमाए, पैसा कमाए। पर पैसा कब कमाएंगे, वो तो हर मंथ आइएगा उनके अकाउंट में, बट वो जो कंपनी का गोल है वो उनसे काम वो अचीव करवाना है। वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आए, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से आए हैं, हो सकता है अलग अलग रिलीजन या कास्ट में भी डिवाइड करते हो। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उनके माइंड में ये बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए कोई सा भी, इन सबको साथ लेके चलना है, तब जाके मैं अपने गोल का या मेरा जो टारगेट मुझे दिया गया है वो अचीव होगा। और ऐसे करके हर एक टीम लीडर जब टारगेट अचीव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है कि उस टीम लीडर का, उस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि इन सबसे वर्क करवाना है, इनसे वो एक्टिविटीज करवानी है, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज, तालमेल लाना है। आगे आ जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझकर डाला गया है। सेम विद प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, और इसको जानबूझकर डालना पड़ता है लोगों के बीच में, मैनेजमेंट के अंदर हर जगह पर डालना पड़ता है इसको, ताकि गोल पूरे हो पाए। क्योंकि कुछ लोग तो तालमेल करना सही समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है मेरे को तो मेरी सैलरी मिल जाएगी, मैं क्यों काम करूं। तो उनको वो ये याद दिलाना है, उन्हें ये समझाना है कि आप जब उस पर्सन के साथ मिलकर काम करेंगे तभी सबके गोल पूरे हो पाएंगे, और तभी अलग अलग बेनिफिट सबको मिल पाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। तो कहने का मतलब क्या है, जानबूझकर इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला गया है, जानबूझकर इसको हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर डाला जाता है, ताकि लोग उसको फॉलो अप करें और सारा काम सही तरीके से हो। ये हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थी कोऑर्डिनेशन की। होपफुली आप सभी को इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ में आया है। केस स्टडीज रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा आने लग गई हैं इस टॉपिक से। स्टूडेंट्स बहुत बार गलतियां करते हैं कि वो लास्ट टॉपिक को सोच के इस पे कम ध्यान देते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है उन पर डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, पर कोऑर्डिनेशन को नहीं समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज इस पर भी ध्यान दीजिए कि हमारा लास्ट टॉपिक है। होपफुली आप सभी को समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे इसको पूछ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए, आने वाली वीडियोस में।